वेलकम टू PLC एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है प्रकाश, जो कि आपके न्यू NCERT के हिसाब से हो गया है चैप्टर नंबर 9, क्योंकि पहले ये चैप्टर नंबर 10 हुआ करता था। अब देखिए, हम अपने चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं, है कि नहीं। चाहे अब तो रात को भी हमें चारों तरफ सिर्फ प्रकाश ही नज़र आती है, ठीक है। आप जहाँ जाएंगे आपको हर जगह लाइट नज़र आती है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश कहते किसे हैं। तो आपसे पूछे कोई कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप बोलना कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम अपने आसपास के वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि प्रकाश क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम अपने आसपास की वस्तुओं को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जैसे कि आप किताब निकाल के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको किताब भी कब दिखाई देते हैं? जब ऊपर लाइट जल रही होती है। लाइट किताबों पर पड़ती है, यहाँ से पढ़ के वो हमारी आँखों में आती है, और हमारे आँखों में आने की वजह से जो लाइट हमारे आँखों में गई है, इस लाइट की वजह से ये हम देख पाते हैं। हमें अंधेरे में क्यों कुछ भी दिखाई नहीं देता? हमें अंधेरे में कुछ भी इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेरे में प्रकाश नहीं है, समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए, प्रकाश की एक बहुत ख़ास बात है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गति करती है। जैसे कि आप इस एक्सपेरिमेंट से देखिए, ये केस 1 है और ये केस 2 है। आपको देखिए, ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है। अब मोमबत्ती जल रहा है और आपको ना 2 पाइप दिए, पाइप A और पाइप B। अब बताइए, आपको किससे दिखाई देगा? क्या इससे दिखाई देगा या इससे दिखाई देगा? तो आप सभी जानते हैं कि आपको इससे दिखाई तो बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो इससे नहीं दिखाई देगा, हमें सिर्फ इससे ही दिखाई देगा। तो और ये देखिए, ये पाइप कैसी है? एकदम सीधी है। यहाँ से तो लाइट देखो, यहाँ से लाइट भी ऐसे ही जाएगी, ऐसे लाइट मुड़ के तो नहीं आएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गति करती है बच्चों। कभी प्रकाश हमेशा ऐसे ट्रैवल करेगी, ना कि ऐसे डांस करते हुए जा रही है, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। अब एक और बहुत ख़ास बात है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश की चाल जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपसे पूछे कोई भी कि प्रकाश की चाल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये कितना हो गया? इसको कैसे पढ़ेंगे? तो आम भाषा में अगर हम पढ़ें तो कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब आप सोच रहे कितना ज़्यादा स्पीड है ये। सिर्फ 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चला जाएगा वो? 3 लाख किलोमीटर। ये इतना ज़्यादा स्पीड है कि अगर मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ का हम एक एंड से राउंड लगाना शुरू करें अर्थ के, तो हम 1 सेकंड में 7.5 राउंड लगा लेंगे, मतलब 7.5 चक्कर लगा लेंगे पृथ्वी के। ये इतना ज़्यादा स्पीड है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये प्रकाश समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मैंने जैसे कि बताया, हमें कोई भी चीज़ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश की वजह से। प्रकाश जो है, जो भी हम चीज़ देखते हैं उस पर पड़ती है, वहाँ से टकराकर फिर हमारे आँखों में आती है और तभी हमें वो चीज़ दिखाई देती
है कि नहीं। जैसे कि एक यहाँ पर आप इमेज से देख सकते हैं कि आपको ये चीज़ क्यों दिखाई देगी, ये चीज़ आपको दिखाई देगी क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से टकराकर आपकी आँखों में जा रही है, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। इस वाली आँखों में लाइट नहीं जा रहा है तो इसको दिखाई नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए प्रकाश का यहाँ से आना और किसी सतह से टकरा कर वापस चले जाना, इस चीज़ को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे कि प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? किसी ठोस सतह से प्रकाश टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए मैं बहुत सिंपल सी भाषा में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने लिखा है कि किसी ठोस सतह से, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि ये है परावर्तक पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है कोई भी सतह। ठीक है, पृष्ठ को आम भाषा में हम कह सकते हैं कि कोई भी सतह। तो कोई भी सतह जिससे प्रकाश की किरण टकरा कर चली जाती है, टकरा कर वापस लौट जाती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और कोई भी चीज़ हमें किस लिए दिखाई देती है? प्रकाश के परिवर्तन की वजह से। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें दिखाई देती है। कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, अब हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके लिए भी कुछ नियम है। ये देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम क्या है ये समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ बच्चों। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले हम थोड़ा सा दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दर्पण जानते होंगे आप सभी लोग। दर्पण किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, दर्पण किसे कहते हैं समझिए। पहले टॉपिक लिख देता हूँ, दर्पण, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि दर्पण बनता कैसे है। ठीक है, देखिए बच्चों, दर्पण कैसे बनता है। हम क्या करते हैं कि कोई एक कांच लेते हैं, ठीक है, जिसके आर पार लाइट जाती है, और इसके पीछे हम क्या करते हैं, हम सिल्वर की पेंटिंग कर देते हैं। सिल्वर मतलब कि हम चांदी की पेंटिंग कर देते हैं। ये क्या है? ये है चांदी। चांदी का चिन्ह क्या होता है? एज। हाँ, अब जो मिरर होता है, जो हमारे घरों में मिरर होता है, उसमें भी किस चीज़ की पेंटिंग होती है? चांदी की। और चांदी का इस्तेमाल हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि चांदी एक अच्छा परावर्तक पृष्ठ होता है। चांदी क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा परावर्तक पृष्ठ होता है। पुराने ज़माने में भी लोग, जो राजा लोग हुआ करते थे, वो राजा लोग क्या करते थे कि उनके ज़माने में मिरर तो होता नहीं था, मतलब बहुत पुराने समय पहले, तो वो क्या करते थे, वो ऐसे ही जो चांदी होता था, चांदी को पॉलिश कर लेते थे, मतलब खूब अच्छे से रगड़ लेते थे, और फिर उनमें उनको अच्छा रिफ्लेक्शन मिलता था, अच्छा परावर्तन मिलता था। अच्छा परावर्तन होता था, उसकी वजह से उनका जो फेस है वो उनको ज़्यादा क्लियर दिखता था। तब आपको पता चल गया कि जो मिरर होता है उसके पीछे हम किस चीज़ की पेंटिंग करते हैं? सिल्वर की पेंटिंग। तब आप अब अपने घर के आईनों को तोड़ने मत लग जाना।
ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल ही ना के बराबर ही सिल्वर मिलेगा। अच्छा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी कलर की हम पेंटिंग कर देते हैं ताकि सिल्वर के ऊपर जंग ना लगे, सिल्वर के ऊपर जंग ना लगे, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब ये जो हमने मिरर लिया है ना, अब इस मिरर को मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके मैंने मिरर रखा। ठीक है, अब ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये ऊपर वाला, इस वाले पार्ट से हमें पता चल सके कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब परावर्तक पृष्ठ ऊपर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई बल्ब है, बल्ब जल रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण आईने पर आ रही है। ठीक है, और यहाँ से टकराकर ऐसे चली जा रही है, मतलब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, और जो टकरा कर वापस चली जाती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल हम एक परपेंडिकुलर या लंबवत रेखा खींचें, तो ये जो इन दोनों के बीच में लंबवत रेखा होती है, उसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले इस कोण को कहते हैं एंगल आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले इस कोण को कहते हैं एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आई का नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना होता है। और एंगल आर, इसको कहते हैं परावर्तित या फिर परावर्तन कोण। ठीक है, इसको परावर्तन कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना होता है। ठीक है बच्चों, अब देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम। अच्छा देखिए, ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये बच्चों ये हमारा हो गया दर्पण। ठीक है, अब सूर्य से जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को आप क्या नाम दोगे, इस किरण को अभी मैंने बताया, इसको हम कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और जो टकरा के हमारे आँखों में आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अभिलंब। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना था, इसका नाम हमने क्या रखा, एंगल आई। एंगल आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल आर, मतलब कि परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई। अब नियम के देखिए, याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के समान होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, समान होता है, मतलब कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने मिरर लिया, ठीक है, अब यहाँ से आपतित किरण बनाया, परावर्तित किरण बनाया, बार बार बोलिए बच्चों, बार बार बोलेंगे तो आपको याद होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। यही है पहला नियम। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नियम क्या कहते हैं, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण
तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही तल में होते हैं। अब देखिए जैसे कि आपतित किरण इस वाले डायग्राम में देखिए, मैं दूसरा बनाता हूँ। देखिए एक ये प्लेन है, ठीक है, एक ये प्लेन है। प्लेन मतलब कि तल, जैसे एक कागज़ होता है ना, वैसे एक ये तल है। एक तल पर ही क्या होता है कि मैंने दर्पण रखा है, ये वाला क्या है, ये दर्पण है, और दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण आई, ये परावर्तित हुई और ये उसका अभिलंब। तो कह रहे आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब जैसे अगर हमने एक कागज़ लिया ना, तो इस कागज़ पर ही रहेंगे तीनों के तीनों। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा दूसरा नियम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले जो दर्पण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो क्या कह सकते हैं, हमारे घरों में उपयोग होने वाले दर्पण समतल दर्पण होता है। हमारे घरों में जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। वैसे तो और भी दर्पण होता है, पर ज़्यादातर, अधिकतर, ठीक है बच्चों, अधिकतर कौन सा दर्पण होता है? अधिकतर होता है समतल दर्पण होता है। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि समतल दर्पण जो होता है, ये लीजिए दर्पण, ये उसके पीछे चांदी की पेंटिंग कर दी जो आप लूटने की सोच रहे हो। ठीक है, और देखिए अब समतल दर्पण में हम क्या होता है कि जब हम अपने आप को, मान लीजिए ये दर्पण है और ये आप हैं, ठीक है, आप ज़्यादा सुंदर हैं तो मैं आपको उतना ही सुंदर बना रहा हूँ। ये आप हैं और ये आपका क्या दिख रहा है? आईने के पीछे आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये आईने के सामने जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं बिंब। ठीक है, और जो हमें आईने में दिखाई देती है वो क्या होता है? हमारा प्रतिबिंब। तो आईने के सामने जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं बिंब, और जो आईने के पीछे या जो दर्पण के पीछे बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो चलिए आइए हम प्रतिबिंब को समझते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब देखिए, जब मैंने बताया कि जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा था तो प्रकाश के परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरण जा रही थी, है कि नहीं? तो जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं उसी बिंदु पर क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब बनते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए मैं आपको इमेज बनाकर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये मिरर है और इसके सामने हमने रखा है मोमबत्ती। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण मान लीजिए ये 90 डिग्री पर गई है। अब आपको पता है जितने एंगल पर जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण भी होता है, तो वापस भी इतने पर ही आएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण मान लीजिए इतने एंगल पर गई है तो वापस भी इतने ही एंगल पर जाएगी।
है कि नहीं। अभी देखिए परावर्तित किरणें एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये दोनों आगे से तो नहीं मिलने वाले हैं। वही अगर मैं इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये दोनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं इसी बिंदु पर इसका क्या बनेगा बच्चों, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी देखिए इसके बेस से भी प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर जा रही है और 90 डिग्री पर ही वापस आ रही है। तो इसका आप, इसके लिए मैं दूसरा कलर लेता हूँ। देखिए इतने डिग्री पर जा रही है और वापस भी इतने पर ही आ रही है। ठीक है, मिरर को एक्सटेंड करते हैं, दूसरा किरण कुछ एंगल पर जा रहा है, वापस इतने पर जा रही है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी एक परावर्तित किरण इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये भी नहीं आगे मिल रही है। वही अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे हम, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तो देखो ये भी कहाँ मिल रहे हैं, इस वाले बिंदु पर। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रतिबिंब बना। इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा प्रतिबिंब है। और ये क्या है, ये है बिंब। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब समतल दर्पण में, अब देखो ये जो प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, पहला होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। वास्तविक प्रतिबिंब हम तब कहते हैं जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करें। जैसे कि मान लीजिए जैसे ये एक प्रकाश की किरण जा रही थी और ये इसका परावर्तित किरण ये जा रहा था। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये वास्तविक किरणें हैं, तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तब जो प्रतिबिंब बनता वो क्या कहलाता, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता। तो हम कह सकते हैं कि जब परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो दो किरणें हैं ये वास्तव में तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन प्रतिच्छेद करते हुए हमें आभास हो रही है। ठीक है, आभास मतलब कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिच्छेद कर लेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो जब परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती आभास हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं। कौन सी प्रतिबिंब बनाती है, आभासी। वास्तविक में याद रखना परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करेंगे बच्चों। ठीक है, और इसमें ऐसे करके हमेशा डॉटेड लाइन से बनाई जाएंगी। और ये क्योंकि ये आभास होता है हमें ऐसा होता है। याद रखना वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, और इसे पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और ये हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती हैं, प्रतिबिंब क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के गुणों के बारे में सीखते हैं। देखिए बच्चों, एक मिनट में इसको साइड में कर देता हूँ। देखिए बच्चों, तो समतल दर्पण हमने देखा कि जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। मतलब वो कैसे बनते होंगे,
वास्तविक या आभासी, तो हम कहेंगे वो हमेशा कैसे बनाती है, आभासी बनाते हैं। तो हम बोलेंगे समतल दर्पण सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। कैसे बनाती है, आभासी होती है लेकिन सीधा होती है। ठीक है, अब देखना बच्चों, अगर समतल दर्पण में आप जितने बड़े हो या जितनी बड़ी वस्तु को देखोगे आपको प्रतिबिंब उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में बिंब तथा प्रतिबिंब की आकार, सॉरी बच्चों मेरी हिंदी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, आकार तथा स्थिति समान होती है। देखिए स्थिति का मतलब क्या हो, स्थिति का मतलब कि ये दर्पण से कितनी दूरी पर है। अगर ये दर्पण से मान ले, अलग कलर लेता हूँ, अगर ये दर्पण से मान लीजिए कि ये 2 मीटर की दूरी पर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर होगा, 2 मीटर पर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आकार और स्थिति दोनों क्या होती है बच्चों, समान होती है। समतल दर्पण के बारे में एक और खास बात बता दूँ बच्चों, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। फोकस दूरी क्या होता है, आप चैप्टर में अगर देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था समतल दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए समतल दर्पण में एक और बहुत अच्छा सा इम्पॉर्टेंट गुण होता है, वो क्या होता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होती हैं। क्या होती हैं, पार्श्व परावर्तित। अब ये पार्श्व परावर्तित क्या होती है, इसको समझते हैं। पार्श्व परावर्तित का मतलब क्या होता है कि अगर आप दर्पण के सामने खड़े हैं और आप उसमें लेफ़्ट साइड के हाथ को ऊपर कर रखें, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि आपने राइट हैंड को ऊपर कर रखा है। और अगर आपने राइट हैंड को ऊपर किया है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने लेफ़्ट हैंड ऊपर कर रखा है। तो मतलब लेफ़्ट आपको राइट दिखाई देगा, राइट आपको लेफ़्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है। समझ गए बच्चों? तो आप इन दो बातों से समझ सकते हैं कि पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन ये है, इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका अनुप्रयोग ये है बच्चों कि आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस पर हम एम्बुलेंस कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखते हैं। ठीक है, ऐसा हम कभी नहीं लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस हमेशा, एम्बुलेंस कैसे लिखता है, ऐसे करके उल्टा लिखा रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि जैसे मान लीजिए ये एक कार है, ठीक है, ये कार है जो आगे की तरफ जा रहा है और इसने यहाँ पर मिरर लगा रखा है, उसके ठीक पीछे एम्बुलेंस है। ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है बच्चों, थैंक यू तारीफ़ करने के लिए। और इसके पीछे क्या जा रहा है, एम्बुलेंस जा रहा है। अब एम्बुलेंस के आगे यहाँ पर अगर सीधा लिखा रहेगा तो देखो यहाँ पर तो वो समतल दर्पण लगा रखा होता है, समतल दर्पण में कैसे दिखाई देगा, वो उल्टा दिखाई देता है, दायां बायां दिखाई देता है, बायां दायां। तो अगर एम्बुलेंस इसने यहाँ पर सीधा लिखा रखा है तो इसके मिरर में से उल्टा दिखाई देगा और वो ड्राइवर को समझ में नहीं आएगा। वही अगर यहाँ पर मैं यहीं पर उल्टा लिख दूँ
और उल्टा लिख के जब यहाँ पे इसका इमेज बनेगा तो ड्राइवर को सीधा दिखाई देगा। तो ड्राइवर उसको पढ़ लेगा और ड्राइवर पढ़ने के बाद उसे क्या दे देगा, जगह दे देगा कि हाँ भाई तू ही जा, वो साइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वो साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, और ये कार पीछे पीछे वापस आता रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको पसंद आया